जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है वो ऐसी 7 चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप ठीक से एक बार समझ जाएंगे और इनको इम्प्रूव करेंगे, उन पे काम करेंगे, तो बहुत बेहतर आपका प्रदर्शन रहेगा पेपर 2 में, और फाइनल रैंकिंग जो लिस्ट है उसमें आपका नाम जरूर चमकेगा। ठीक है, ये जो 7 चीज़ें हैं इसमें जो पहली 3 चीज़ें हैं, हेलो फ्रेंड्स, CAPF एग्ज़ाम की अगर बात करते हैं तो पेपर 1 इतना ही, इनफैक्ट उससे कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग एस्पेक्ट अगर इस एग्ज़ाम का होगा तो वो एक्चुअली पेपर 2 है। और वो इसलिए चैलेंजिंग है क्योंकि हम जैसे कंज्यूमर्स के लिए मुश्किल हो जाता है जब वो हमें बोलते हैं कि हम आपको एक लाइन दे देंगे, उसके ऊपर आप अपने ख्याल लिखो, एक फ्लो में लिखो, गिवन टाइम में लिखो। हम लोग कंज्यूमर्स हैं, हम लोगों को दी हुई चीज़ पढ़ने की, चबाने की, खाने की, पीने की आदत है, बस पढ़ते रहते हैं। और जब ब्लैंक पेपर और पेज सामने आता है और एक टॉपिक लिखा होता है तो अब वैसे तो बहुत बातें करते हैं हम लोग, इधर उधर की चीज़ें शेयर करते हैं एक दूसरे को, लेकिन जब एक फ्लो में लिखने की बात आती है, जब एसे राइटिंग करने की बात आती है, जब आर्ग्यूमेंट लिखने की बात आती है तो पता नहीं हो पाता। कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का बहुत अच्छा हर साल कट ऑफ आता है पेपर 1 में, लेकिन पेपर 2 की वजह से नहीं हो पाता है, पेपर 2 की वजह से वो रैंक में नहीं आ पाते हैं। जो न्यू कमर्स है उनको भी मैं बता दूं, बहुत हल्के में लेने जैसी चीज़ नहीं है पेपर 2, या कर लेंगे, मैनेज हो जाएगा, GS पढ़ते हैं तो पेपर 2 अपने आप हो जाएगा, ये सब गलत है। जब तक पेपर 2 को सीरियसली नहीं लेते हैं और वो सारी चीज़ें जो आपको पेपर 2 में अच्छे मार्क लाने से दूर करती है उनके बारे में सोच के अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, तब तक पेपर 2 में इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, और तब तक, लेट मी से इट लाउडली एंड क्लियरली, आपका रैंक नहीं आएगा। सो इफ़ यू रियली वांट रैंक, राइट, देन यू हैव टू अवॉइड few mistakes which I am going to discuss right now in this lecture, right? जो चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है वो ऐसी 7 चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर आप ठीक से एक बार समझ जाएंगे और इनको इम्प्रूव करेंगे, उन पे काम करेंगे, तो बहुत बेहतर आपका प्रदर्शन रहेगा पेपर 2 में, और फाइनल रैंकिंग जो लिस्ट है उसमें आपका नाम जरूर चमकेगा। ठीक है, ये जो 7 चीज़ें हैं इसमें जो पहली 3 चीज़ें हैं उनको हम टेक्निकल एस्पेक्ट बोल सकते हैं, और जो बाद में की चीज़ें हैं उनको हम प्रिपरेशन वाला एस्पेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, एक एक चीज़ को ध्यान से देखते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की डिमांड को समझ नहीं पाते। आपको लगता होगा यार कोई भी बंदा ले लो, यूट्यूब पे यही बात करते रहता है कि एग्जाम की डिमांड को समझो, एग्जाम की डिमांड की समझो। हम क्या पागल हैं? हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, सिलेबस है, पता है क्या है कैसे है, तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बात यह है ना कि सिलेबस पता हो, एग्जाम का पैटर्न पता हो, इतना काफ़ी नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली जब मैं वहाँ आंसर लिखने वाला हूँ, पकड़ लीजिए मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, तो वो चाहते क्या है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारा कंटेंट तो है, और मैं फिर वो कंटेंट जब पकड़ लो, मेरे सामने टॉपिक आ गया, टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत मैं कुछ रफ पॉइंट्स निकालता हूँ, सोचता हूँ कि ओके इस पॉइंट से शुरुआत करूँगा, उसके बाद बाकी सारे पॉइंट्स अरेंज करता हूँ बॉडी में, और एंड में कुछ कंक्लूजन लिख देता हूँ कि भाई देखिए हमने ये सारी चीज़ें तो देख ली, उसके बेसिस पे हमें ये लगता है कि ऐसा ऐसा है, और मुझे लगता है मेरा ऐसे हो गया। और ये सब होना स्वाभाविक भी तो है, क्योंकि टाइम भी तो बहुत कम होता है। 18 मिनट में एक पूरा ऐसे लिखना है, ऐसे 4 ऐसे लिखने हैं, उसके बाद आर्गुमेंट भी तो बाकी है, उसके बाद रिपोर्ट है, प्रेसी है, कॉम्प्रहेंशन है, ग्रामर है, सब 3 घंटे में ख़त्म करना है। ऑलरेडी सुबह 2 घंटे जो है वो पेपर 1 दे के आ चुके हैं, थका हुआ दिमाग है, और उसमें ये सारी चीज़ें करनी है। दोपहर का टाइम है 2 बजे का। आसान नहीं है, जानता हूँ, लेकिन तभी तो चैलेंज में मज़ा है। और बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे और ठीक से सोच समझ के रैशनली करेंगे तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझना मतलब क्या है? डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझना मतलब ये है कि एक्चुअली उन्होंने क्वेश्चन तो दे दिया है और आंसर तो सभी लिखने वाले हैं, लेकिन वो क्या ढूंढ रहे हैं उसमें। अगर वो सच में उस क्वेश्चन पेपर से मुझे जज करने वाले हैं कि ये ऑफिसर हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसमें वो ऑफिसर ढूंढ रहे हैं, तो कैसे आएगा? थोड़ा सा
थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो समझ जाएंगे। पकड़ लीजिए आप आर्गुमेंट राइटिंग कर रहे हैं और आपने एक आर्गुमेंट आ गया है कि आपने ये लिख दिया है। बात ये होती है ना कि आपकी सोच की जो डेप्थ है वो वहाँ चेक होती है। अगर आप ऐसे लिख रहे हो या आर्गुमेंट लिख रहे हो, होता ये है कि अगर पकड़ लो आप रटे रटाए हुए चीज़ें लिखोगे तो वो समझ जाएंगे कि अरे यार ये मतलब बस ऊपर ऊपर का लिखा है। थॉटफुलनेस जो आता है ना वो इंपॉर्टेंट है। आपको लगता होगा यार इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहे हो कैसे आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस एक चीज़ बोलता हूँ, कोई चीज़ जब पढ़ते हैं ना तो उसके ऊपर थोड़ा सोच लिया करो। वो सोच लिया करेंगे तो अपने आप चीज़ें बदल जाएंगी। देखो, डिमांड ऑफ द एग्जाम में 2 चीज़ें आती है। सीधी बात करते हैं, 2 चीज़ें आती है। पहली बात तो ये कि उस टिपिकल क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझना। पकड़ लीजिए ऐसे का एग्जाम्पल ले लो। अगर ऐसे है तो उसमें जो टॉपिक दिया गया है उसको तो ठीक से एक बार पढ़ो, ढंग से। उसको ठीक से पढ़ते नहीं है, बार बार पढ़ो, क्या बोलना है, क्या उसको एक्सपेक्टेड है वो ठीक से समझो और उसके बाद पॉइंट्स निकालो। डिसाइड करो कि उसके बाद में सबसे पहले कौन सा पॉइंट पहले लिखूंगा, उसके कनेक्शन में दूसरा पॉइंट आना चाहिए, उसके कनेक्शन में तीसरा पॉइंट आना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस ये इतने पॉइंट्स है ये लिख दिए, अब आप अपने हिसाब से देख लो। ये तो भाई कचरे के डब्बे जैसा हो गया, कचरे की गाड़ी डाल के निकल जाती है ना, वैसे ऐसे नहीं चलेगा। तो डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझना मतलब क्या है कि क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना, उसको समझना, क्या उसको एक्सपेक्टेड है वो समझना और कुछ बेहतर थॉटफुल लिखना। आपके पास जो कंटेंट है उसी को सही बना के लिख सकते हैं। बस करना क्या है, कंटेंट को जो पूछा है उसके साथ बार बार कोरिलेट करना जरूरी है कि सर देखिए ये जो बोल रहे हैं ना ये करेंगे तो वो होगा, या सर ये नहीं कर रहे हैं ना इसलिए नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम है और सॉल्यूशन ये है ना। इस तरह से करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कंक्लूजन लिख रहे हैं तो उसमें वे फॉरवर्ड आगे क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए, और अगर ऐसा करेंगे तो उससे हमारा देश या दुनिया कैसे दिखेगी, इसके बारे में लिखना। इसको बोलते हैं डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझना। अगर उन्होंने जानबूझ के रिटर्न पेपर आपके लिए दिया है तो वो इसलिए दिया है ना कि आप जब ऐसे लिखते हो, आर्ग्यू करते हो, तो आपका पर्सोना उसमें दिखता है कि भाई आर्ग्यू कैसे कर रहा है, कितने डेप्थ में जा रहा है। हर बंदा लिखने वाला है ऐसे वुमेन एम्पावरमेंट पे। आप कैसे उसको क्रिटिकल एनालाइज करके लिखते हो। अब क्रिटिकल एनालाइज करना मतलब क्या, सिंपल है भाई। टॉपिक क्या है, वुमन एम्पावरमेंट। वुमन जो है उसका मतलब क्या होता है, उसको क्रिटिकली थोड़ा समझो ना। वुमन मतलब क्या, एक 30 एज की अर्बन एरिया में रहने वाली होम मेकर मतलब वुमन है क्या, या सिर्फ जो काम पे जाती है एट द एज ऑफ 25 अनमैरिड है वो वुमन है क्या। अरे रूरल इंडिया में भी वुमन है, वो भी होम मेकर है। ट्राइबल भी वुमन हो सकती है, ओल्ड एज भी वुमन है, अडोलसेंट भी है ना। जो दिव्यांग है वो भी वुमन है, उसके भी कुछ प्रॉब्लम्स अलग है। जो विडो है उसके प्रॉब्लम्स अलग है, जो इलिटरेट है उसके प्रॉब्लम्स अलग है, जो खेत में काम करती है उसके प्रॉब्लम्स। तो वुमन इस चीज को समझना, क्योंकि जब वुमन एम्पावरमेंट इन इंडिया बोलते हैं तो इंडिया में वुमन मतलब मेरे दिमाग से जो एक वुमन है मिडिल क्लास, वो नहीं हो सकता ना। ये जब समझेंगे और इन सारे के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखने की कोशिश करेंगे, चीजें बदल जाएंगी। समझ रहे हो बात को। एम्पावरमेंट का सही मतलब क्या है, वो लिखना और कनेक्शन में लिखना, एक फ्लो में लिखना। इसको बोलते हैं डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझना। वो नहीं चाहते कि वहां जाके बस मेरे जीएस का नॉलेज में धर दूं, उसको कनेक्ट कर पाओ और एक कंप्रेहेंसिव मतलब पिक्चर उनको दिखाओ कि सर देखिए ये प्रॉब्लम है इसलिए ये हो रहा है। चीजें पता है ना तो छाती ठोक के लिखो, लेकिन कनेक्ट करके लिखो कि सर देखिए इसकी वजह से ये हो रहा है, हमें किस चीज की जरूरत है और मेरा ओपिनियन क्या है वो उनको फर्क नहीं पड़ता। ये लिखना कि सर देखिए लॉ कमीशन ने ऐसे बोला है, ये कमेटी की रिपोर्ट से ऐसा है, एनजीओ का सर्वे ऐसा बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लाई है, इसमें और बेहतर करेंगे तो हो जाएगा। किसी एक्सपर्ट्स की राय लिख दो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसे करना है क्या करना है वो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ। वो आप पेपर 2 का लेक्चर उठा के देख लो कि 100+ कैसे स्कोर करना है। ऐसे 2 लेक्चर्स है, पार्ट 1 पार्ट 2, प्लीज गो थ्रू दैट। बहुत डिटेल में मैंने उसकी बात की है। लेकिन डिमांड ऑफ द एग्जाम को समझो। दूसरी बात है कि बहुत बार हमको लगता है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट। कंटेंट जो होता है वो उसको अपना एक वैल्यू है, इंफॉर्मेशन बस एक डेटा है या फैक्चुअल चीज है। कुछ भी मैं पढ़ता हूं, पकड़ लीजिए मैंने पढ़ लिया कि भाई किसी एक जगह ऐसा हुआ कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया, या फिर कोई मैनमेड डिजास्टर हुआ, या फिर कुछ आपने न्यूज़ पढ़ी कि नक्सल लोगों ने ऐसा कुछ किया, ठीक है ना। ये हो गया डेटा कि उन्होंने ऐसा कुछ किया और मैं उसको याद रखता हूं और फिर एग्जाम में लिखता भी हूं कि सर उन्होंने ऐसा ऐसा किया। अरे लेकिन उसके पीछे का जो बैकग्राउंड है
वाई दे आर डूइंग दैट, वाई मे बी ट्राइबल्स आर सपोर्टिंग देम और नॉट सपोर्टिंग देम, वॉट इज द सिनारियो देयर, इसके बारे में। और ये कब होगा, जब मैं एक्चुअली चीजें पढ़ता हूं ना, तो उनके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। अच्छा ये क्यों है, इसके पीछे का क्या रीजन है, इसका बैकग्राउंड क्या है, अच्छा ये चीज कब हुई थी, थोड़ा गूगल पे जाके मैं देखता हूं। जब प्रिपरेशन करते हैं ना, तब हमारा जो अप्रोच है किसी इंफॉर्मेशन की तरफ देखने का, वो उस इंफॉर्मेशन को कंटेंट में कन्वर्ट करता है। तो हमेशा क्या करना चाहिए, कोई भी चीज पढ़ो उसके बारे में थोड़ा सिंपल बोलता हूं, सोचो, थोड़ा शांति से बैठ के सोचो, अपने आप को वो थोड़ा सा घुमाओ उसको दिमाग में। अच्छा ये ऐसा है, इसको ऐसा फिर ये भी तो सोचना यार, इसको ऐसे में इस्तेमाल कर सकता हूँ, इसको ना आर्गुमेंट राइटिंग में इस्तेमाल कर सकता हूँ। कुछ भी पढ़ो इस तरह से सोचो। अगर इस तरह से सोचते हैं तो वो कंटेंट बन जाएगा, है वही चीज, लेकिन मेरे दिमाग ने क्या कर दिया, अरे इसको ना इसके साथ मैं लिंक कर सकता हूं। ये जो लिंक करने वाला थॉट दिमाग में आता है ना, ये उस इंफॉर्मेशन को कंटेंट बनाता है। इस तरह से सोचो। सिर्फ इंफॉर्मेशन अगर जाके वहां रख के आओगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे बहुत कम मिलेंगे। वो इंफॉर्मेशन जो है, मुझे जो एग्जामिनर को बताना है उसके सपोर्ट में इंफॉर्मेशन इस्तेमाल करनी है। मुझे एग्जामिनर को क्या बताना है वो पहले डिसाइड होना चाहिए कि सर पहली बात तो यह है कि एम्पावरमेंट का सही मतलब वुमन को ही समझ में नहीं आया है। लिखो ना ऐसा, वो समझेंगी तब एम्पावरमेंट का सही मतलब सही मायने में एम्पावर हो जाएंगी। वो खुद वो एम्पावर हो सकती है, दे हैव इनफ स्ट्रेंथ, है ना। और फिर कोई केस स्टडी लिख दी कि सर यहाँ किसी सरपंच ने कैसा काम किया, आपके इंफॉर्मेशन आपने जो बोलना चाहा है उसके सपोर्ट में आ गई। मुझे एग्जामिनर को क्या बताना है ये पहले डिसाइड करना चाहिए, ऐसे लिखने से पहले कि भाई मेरे लिखने का ये फ्लो रहेगा, ये प्रॉब्लम इसकी वजह से है, ये प्रॉब्लम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से सोसाइटी पे ये इंपैक्ट हो रहा है, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट क्या कर रही है, एनजीओ क्या कर रहे हैं, और अगर हम इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, हमारा देश का भविष्य कैसे दिखेगा। खत्म। इंफॉर्मेशन को कंटेंट में कन्वर्ट करने के लिए उसके बारे में थोड़ा सोचो। एटलीस्ट ये सोचो कि इसको लिंक कैसे करूं, इसको ऐसे में कैसे इस्तेमाल करूंगा, आर्गुमेंट में कैसे इस्तेमाल करूंगा, रिपोर्ट राइटिंग में कैसे इस्तेमाल करूंगा। ठीक है। तीसरी चीज है, बहुत बार क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। एक एग्जांपल देता हूं, वायलेंस अगेंस्ट वुमन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। वायलेंस अगेंस्ट वुमन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। ठीक है। स्त्रियों के साथ जो हिंसा होती है वो पुरुष प्रधान संस्कृति का परिणाम है या लक्षण है, इस तरीके का कुछ सवाल है। तो भाई हम ना शुरू हो जाते हैं, सर डेटा के हिसाब से इतने रेप इस साल हुए, फिर प्रोस्टिट्यूशन इतना है, या फिर ट्रैफिकिंग हो रहा है ना, फिर डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहा है, फिर सेक्सुअल हरासमेंट भी हो रही है, ऐसा है वैसा है। अरे भाई ये सब ठीक है, लेकिन वो ये सब तो जरूरी है, लेकिन एग्जामिनर ये ढूंढ रहा है उसमें कि इसमें इसने ये कहा लिखा है कि ये सब जो चीजें हो रही है इन सब का कारण ये है कि मेरा पैट्रियार्कल माइंडसेट इस चीज का कारण है। हर बार अभी भी हम इक्वालिटी की बात करते हैं, लेकिन फिर भी ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमसे नीचे ही हो, इन्फीरियर ही हो। और ये दिखाने के लिए ये सारी चीजें तो जरूरी है। अभी भी हम लोगों ने पार्लियामेंट में 1/3 रिजर्वेशन भी पास नहीं किया है। पंचायती राज में तो 50% दे दिया महिलाओं को रिजर्वेशन, लेकिन पार्लियामेंट में 1/3 भी नहीं दे रहे। तो ये क्या है, ये मेल डोमिनेशन का ही तो नतीजा है कि हम लोग जो है अपनी हम चाहते हैं, हमको लगता है कि पॉलिटिक्स ये हमारा ही है, ये मेल डोमिनेशन ही है और नहीं तो क्या। लेकिन मैं क्या करता हूं, बस ये सारी चीजें बोलता हूं कि ओके ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उनको ये झेलना पड़ रहा है, अर्बन वुमन को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, लेकिन एग्जामिनर ये देख रहा है कि हाँ ये सब मुझे पता है, लेकिन इज इट बिकॉज ऑफ मेल डोमिनेशन, ये बहुत जरूरी है। तो क्वेश्चन को सही से इंटरप्रेट करो। ये हो गई टेक्निकल चीजें, और ये सारी चीजें तभी इंप्रूव होंगी जब हम प्रिपरेशन करते वक्त थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। तो क्या क्या करना है प्रिपरेशन करते वक्त? सबसे पहली बात, ये मिसकंसेप्शन क्यों है भाई कि प्रिपरेशन मतलब पेपर 1 बस जीएस पढ़ते रहते हैं, पता नहीं डर के मारे या कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की ताकत नहीं है इसलिए, लेकिन पेपर 2 पढ़ते ही नहीं है। ये एकदम गलत बात है। मुझे लगता है जीएस 1 पढ़ लूंगा तो अपने आप पेपर 2 हो जाएगा। पेपर 2 अपने आप नहीं होता है, रोज 2 घंटा देना पड़ेगा, एक जगह बैठ के लिखना पड़ेगा, नहीं आता है तो भी सोचना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तब जाके पेपर 2 होगा। प्रिपरेशन मतलब पेपर 1 नहीं है, प्रिपरेशन इक्वल्स टू पेपर 1 प्लस पेपर 2। सेकंड चीज जो मैंने ऑलरेडी बोल दी, अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं कर पाते। कुछ लोगों को समझ में आता भी है कि पेपर 2 भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है, लेकिन ना
लगता है कि यार सही है ना, पढ़ रहा हूँ, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, वो बैठ के ब्लैंक पेपर लेके एक टॉपिक लेके लिखने में उसको लगता है अरे यार बहुत इरिटेट होता है, मन नहीं लगता है, छोड़ना, फिर कभी करूँगा, आगे धकेलते हैं, ठीक है ना, नॉट गुड। अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट ये है कि कुछ लोग शायद अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करते भी है और मुझे आके बताती भी है, सर हाँ मैं वीकली 2 ऐसे लिखता हूँ, आर्गुमेंट भी लिख रहा हूँ सर। ये वीकली क्या होता है? प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, अभी तो 6 महीना बाकी है, तो प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए, रोज 2 घंटा देना है, फिर 2 घंटे में जितने ऐसे लिख सकते हैं, जितने आर्गुमेंट लिख सकते हैं लिखो। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो कैसे लिखना है वो ऑलरेडी मैंने जैसे कि बताया, 100+ स्कोर कैसे करना है पेपर 2 में, उसके 2 लेक्चर से, पार्ट 1 पार्ट 2, गो थ्रू दैट, एकदम क्लियरली बताया है कैसे काम करना है ऐसे पे, कैसे काम करना है आर्गुमेंट्स पे, प्लीज वॉच दैट। लेकिन प्रैक्टिस कभी कम नहीं होनी चाहिए, कम होगी तो मार्क्स भी कम मिलेंगे। प्रैक्टिस जो है वो कम करते हैं, ये एक प्रॉब्लम है। और लास्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि सर ऐसे रोज लिखता हूं मैं, ठीक है, लेकिन भाई एग्जाम में 4 ऐसे लिखने हैं बैक टू बैक, उसके बाद तुरंत 2 आर्गुमेंट, तुरंत 2 रिपोर्ट, तो टाइम के अगेंस्ट प्रैक्टिस कर रहा हो क्या? टाइम मैनेजमेंट कर पा रहा हो क्या? नहीं, तो एग्जाम में क्या होगा, कुछ ना कुछ छूट जाएगा या क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। इसीलिए सिर्फ प्रैक्टिस काफी नहीं है। इनिशियल फेज में सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो, क्वालिटी ऑफ ऐसे पे ध्यान दो, लेकिन जैसे ही वो अचीव हो रहा है धीरे धीरे, तो कम से कम टाइम में ऐसे लिखने की कोशिश करो। पहले 40 मिनट्स, फिर 35 मिनट्स, 25, 20, 18 मिनट्स में लिखना है। और 18 मिनट्स में कैसे लिखना है? सडन टॉपिक लिया, पॉइंट्स बनाए, फ्लो बनाया, उसमें 3-4 मिनट चले जाएंगे, उसके बाद अगले 12-13 मिनट में पूरा ऐसे लिखना है, 300 वर्ड्स तक लिखना है, अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है, अंडरलाइन भी तो करना है, ये सारी चीजें करनी है। तो इसलिए सिर्फ मैं ऐसे लिख पा रहा हूं और मुझे अच्छा ऐसे लिखना आ गया मतलब काफी नहीं है। अच्छा ऐसे लिखना आ गया, लेकिन एक के बाद तुरंत दूसरा, तीसरा, चौथा, दिमाग थक जाता है। एक टॉपिक के बाद दूसरा डील करना है, दूसरे के बाद तीसरा, कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक, उसके बाद आर्ग्यूमेंट, मजाक नहीं है। तो टाइम फैक्टर का ध्यान में रखकर सारा का सारा एक साथ लिखने की प्रैक्टिस करना भी उतना ही जरूरी है, तब जाके एक्स्ट्राऑर्डिनरी मार्क्स पेपर 2 में मिलते हैं। तो अगर आपको लगता है कि पेपर 2 में अच्छा स्कोर करना है, तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि इन सारी चीजों का ख्याल रखें और इनको ओवरकम करके बहुत बढ़िया मार्क्स लेके आए। पेपर 2 का 6 महीने का स्ट्रेटेजी कैसा है उसका अलग से वीडियो है, गो थ्रू दैट एंड डोंट इग्नोर पेपर 2। ऑल द बेस्ट।